नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से देश के अंदर तमाम गरीबों के घर तोड़े गए, गरीबों को बेघर किया गया, उनसे भारतीय होने का सबूत तक मांग लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार को लगता है कि देश में रहने वाले सारे गरीब बांग्लादेशी हैं और बिना किसी सबूत के उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर बांग्लादेशी होने पर इतनी नफरत है तो फिर उसी बांग्लादेश की सरकार रह चुकी शेख हसीना को क्यों रखा गया है? वही शेख हसीना जो पिछले 2 सालों से हमारे देश के राजधानी दिल्ली में रह रही हैं। आप सभी को पता होगा कि साल 2024 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए छात्र आंदोलन और राजनीतिक उथल पुथल के बाद देश छोड़कर भारत आई थी और भारत में रखने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे देश की सरकार ही थी। और एक बार फिर शेख हसीना ने ऐसा बयान दे दिया है जिसका असर हो सकता है कि भारत देश पर भी पड़े। और इस फैसले का कितना असर भारत पर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस पूरी खबर में। दोस्तों, सबसे पहले पूरी खबर क्या है उस पर बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बांग्लादेश के साथ साथ भारत की भी राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि हालिया बयान में शेख हसीना ने कहा कि वो इस साल के आखिर तक बांग्लादेश लौटेंगी और उन्हें मौत का भी कोई डर नहीं है। उधर उनके विरोधियों का कहना है कि यह बयान देश का माहौल बिगाड़ने और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। वहीं चर्चा है कि उनकी प्रतिबंधित पार्टी यानी कि बैन की गई पार्टी आवामी लीग गांव से लेकर शहरों तक फिर से एक्टिव होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, शेख हसीना का यह बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश की राजधानी में एक बार फिर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। खबरें हैं कि उनकी बैन पार्टी आवामी लीग गांव से लेकर शहरों तक दोबारा एक्टिव होने लगी है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसी बदलते माहौल को देखते हुए तारिक रहमान के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार ने भी आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्थानीय चुनाव लड़ने की परमिशन दे दी है। हालांकि उन्हें पार्टी के नाम या चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है, वो सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही मैदान में उतर सकेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शेख हसीना की वापसी की तैयारी के साथ साथ आवामी लीग भी बांग्लादेश की राजनीति में फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है? अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, शेख हसीना ने अपनी पार्टी आवामी लीग को सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी ताकत बताया है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि आवामी लीग खत्म हो गई है तो वो गलतफहमी में है। पार्टी आज भी लोगों के दिलों में मौजूद है और लाखों समर्थक उसके साथ खड़े हैं। हसीना ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म या समुदाय के लोगों पर हमला सिर्फ उन लोगों पर हमला नहीं है बल्कि ये बांग्लादेश की आजादी, उसके संविधान और देश की मूल भावना पर हमला है। उनके मुताबिक जिस देश को सभी नागरिकों के अधिकारों और बराबरी के लिए बनाया गया था, वहां ऐसी घटनाएं बेहद चिंताजनक है। उन्होंने अपनी वापसी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। हसीना ने कहा कि मेरी वापसी किसी कुर्सी, सत्ता या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं है। मेरा मकसद बांग्लादेश के लोगों के राजनीतिक अधिकारों को वापस दिलाना, लोकतंत्र को फिर से मजबूत करना, कानून का राज स्थापित करना और हमारे मुक्ति संग्राम की भावना की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि अगर देश में लोकतंत्र कमजोर होगा और लोगों के अधिकार छीने जाएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को ही होगा। इसलिए उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश के भविष्य और वहां के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई है। दोस्तों, कुछ भी कहो, पिछले 2 सालों में हसीना जी ने मोदी जी की राजनीति तो सीख ली है। कैसे अपनी बातों का इस्तेमाल किया जाए ये बेहतर तरीके से आ गया है इनको। लेकिन दोस्तों, जब से शेख हसीना ने इस साल के आखिर तक बांग्लादेश लौटने का दावा किया है तो सियासत और भी गर्मा गई है। सत्ताधारी बीएनपी और विपक्षी दल जमाते इस्लामी के नेताओं ने उन्हें याद दिलाया कि उनके खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों समेत कई मामले चल रहे हैं। उन्हें मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है। नेताओं का कहना था कि अगर हसीना देश लौटती हैं तो उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। इन आरोपों पर शेख हसीना ने भी जोरदार जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि मुझे मौत का कोई डर नहीं है। हसीना ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। 1975 में उन्होंने अपने माता पिता, भाइयों और लगभग पूरे परिवार को एक ही दिन में खो दिया था। इसके बाद भी कई बार उनकी हत्या की साजिश रची गई, उन पर जानलेवा ग्रेनेड हमला हुआ, लेकिन हर बार वो बची और जनता के बीच खड़ी रही, ऐसा शेख हसीना का कहना है। हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ सुनाया गया मौत की सजा का फैसला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। उनके मुताबिक यह फैसला न तो कानूनी
कानूनी है और ना ही संवैधानिक है, बल्कि उन्हें राजनीति से बाहर करने की कोशिश का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज किए गए कई मामले भी राजनीतिक बदले की भावनाओं से जुड़े नहीं हैं। यही नहीं, शेख हसीना ने मौजूदा तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार और इससे पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज बांग्लादेश में लोकतंत्र लगभग खत्म हो चुका है और कानून का राज कमजोर पड़ गया है। आम लोगों की सुरक्षा खतरे में है और देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। साथ ही कट्टरपंथी सोच और उग्रवाद भी तेजी से फैल रहा है, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। उनके मुताबिक अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और लोगों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी सत्ता या राजनीति बचावे की नहीं है। उनका मकसद बांग्लादेश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, देश में लोकतंत्र और कानून का राज फिर से मजबूत करना और ऐसा माहौल बनाना है जहां हर नागरिक बिना डर के अपनी जिंदगी जी सके। उनके अनुसार देश का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब सभी लोगों को बराबरी का हक और न्याय मिलेगा। अब दोस्तों देखा जाए तो हसीना जी का यह बयान मोदी जी ने भी सुना होगा और जिस तरीके की बातें हसीना जी ने कहा है, ऐसा लगता है कि पहले कहीं तो सुना हुआ है। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी बातें अपने ही देश के प्रधानमंत्री और अपना भारत देश के प्रधानमंत्री से ही आपने सुनी होगी। जब भी इलेक्शन या चुनाव करीब आता है तो हमारे मोदी जी ऐसे ही बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। अब दोस्तों एक तरफ जहां शेख हसीना का दावा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े एक खबरी सूत्र ने शेख हसीना के सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को हसीना के बयानों से कोई चिंता नहीं है। उनके मुताबिक शेख हसीना और आवामी लीग के नेता पिछले काफी समय से इस तरह के बयान देते आ रहे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है जिसका मकसद सरकार पर दबाव बनाना और देश का राजनीतिक माहौल गर्म करना है। सूत्रों ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार जनता के भारी बहुमत से चुनी गई है और लोगों का भरोसा आज भी सरकार के साथ है। इसलिए किसी भी बयान या राजनीतिक दावों से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम पूरी मजबूती के साथ करती रहेगी और किसी तरह के दबाव में आने वाली नहीं है। उधर जमाते इस्लामी के प्रमुख एटीएम अजहरुल इस्लाम ने भी इस पूरे मामले पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने बीएनपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाल के दिनों में जो फैसले लिए जा रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आवामी लीग को दोबारा राजनीति में जगह देने की कोशिश तो नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आप बार बार जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। अगर मान भी लें कि हमारी पार्टी पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाता है तो उस खाली राजनीतिक जगहों को कौन भरेगा? क्या सिर्फ बीएनपी ही पूरे देश की राजनीति चलाएगी? क्या आप बांग्लादेश में एक दलीय शासन चलाना चाहते हैं या फिर पर्दे के पीछे आवामी लीग को दोबारा मजबूत करने की तैयारी चल रही है? उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक एक करके विपक्षी दलों को कमजोर किया जाएगा तो इसका सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र को होगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में मजबूत सरकार के साथ साथ मजबूत विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए सरकार को अपने इरादे साफ करने चाहिए कि वो वास्तव में देश में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है या फिर राजनीतिक समीकरण अपने हिसाब से बदलना चाहती है। इन सभी बयानों के बाद बांग्लादेश की राजनीति में सियासी घमासान और तेज हो गया है। एक तरफ शेख हसीना अपनी वापसी का दावा कर रही हैं तो दूसरी तरफ सरकार और दूसरे राजनीतिक दल उनके इरादों पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस पर पूरे देश और दुनिया की नजर बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि आखिर इस फैसले का असर भारत पर कितना पड़ेगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है, इसलिए वहां की हर बड़ी राजनीतिक हलचल का असर भारत पर भी पड़ सकता है। अगर बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव और बढ़ता है, हिंसा होती है या बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू होते हैं तो सबसे बड़ा इसका असर भारत के पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जैसे सीमा से जुड़े राज्यों पर देखने को मिल सकता है। ऐसे हालात में घुसपैठ, तस्करी और सीमा सुरक्षा जैसी चुनौतियों का भी बढ़ना मुमकिन है, जिससे भारत की चिंता बढ़ना तय है। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, इसका असर दोनों देशों के व्यापार पर भी पड़ सकता है। भारत ने बांग्लादेश में सड़क, रेलवे, बिजली और बंदरगाह जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। अगर वहां का राजनीतिक संकट और गहराता है तो इन योजनाओं का काम धीमा पड़ सकता है और दोनों देशों के कारोबार पर भी असर देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिस बांग्लादेश के लोगों से हमारी सरकार इतना नफरत करती है, उसी बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को
सत्ता में लाने के लिए क्या क्या कदम उठाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा मसला। फिलहाल के लिए इस पूरी खबर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे 4 PM महाराष्ट्र चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।